आज रात हम एक ऐसी दुनिया में उतरेंगे जहाँ पर पैरानॉर्मल सिर्फ लफ्ज़ नहीं, एक हकीकत है। जहाँ दो इंसानों ने अपनी ज़िंदगी, अपना सुकून, अपनी नींद सब कुछ दांव पे लगा दिया ताकि दूसरों को वो उस चीज़ से बचा सके जिसे वो खुद पूरी ज़िंदगी नहीं समझ पाए। ये सिर्फ एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री नहीं, ये एड और लॉरेन वॉरेन की ज़िंदगी की कहानी है। 1952 कनेक्टिकट, अमेरिका। एक नौजवान आदमी एडवर्ड वॉरेन वाइनी अपनी बीवी को लेकर एक हॉन्टेड घर देखने गया था। उसे पेंटिंग्स का काफ़ी शौक था, तो पेंटिंग्स बनाने के लिए वो अक्सर हॉन्टेड घर को अपना सब्जेक्ट बनाता था और वो उनकी पेंटिंग्स बनाता। लेकिन उस रात जो हुआ उसने उसके ज़िंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। लॉरेन वो एक क्लेयरवॉयंट थी। वो कहती थी वो रूहों को देखती नहीं है पर उन्हें महसूस करती है। उनका बोझ, उनकी तकलीफ़, उनका गुस्सा, उनकी खुशी और उनकी अधूरी ख्वाहिशें, वो सब ये महसूस कर सकती है। लेकिन उस रात लॉरेन ने जो उस घर में महसूस किया वो किसी अल्फाजों में बयां करने लायक नहीं था। लॉरेन कहती है कि मैं जब उस कमरे में गई तो ऐसे लगा कि मेरा दम घुट रहा है और यहाँ से ऑक्सीजन एकदम से कम कर दिया है और मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। वक्त बीता, उनको काफ़ी सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस आए। एडन लॉरेन ने बाद में न्यू इंग्लैंड सोसाइटी ऑफ साइकिक रिसर्च बनाई। उनके करियर में उन्होंने 10,000 से ज़्यादा केसेस सॉल्व किए थे। वो कॉलेजेस में लेक्चर्स देते थे, चर्चेस में उनको बुलाया जाता था और पुलिस भी काफ़ी केसेस में उनसे मशवरे लिया करती थी। और क्रिटिक्स कहते थे कि ये सब ड्रामा है, ये सब वो अपने बिजनेस चलाने के लिए कर रहे हैं, वो डर को बेच के पैसे कमाना चाहते हैं। एडन लॉरेन का घर मॉन्ट्रो कनेक्टिकट में है, जिसमें एक म्यूज़ियम भी है। म्यूज़ियम का सच तो यही है कि वो एक कमरा है जहाँ पर वॉरेन ने अपने केसेस से कुछ ऐसे शापित चीज़ें रखी हुई है जिनको अगर आप छू भी लो ना तो वो चीज़ आपके साथ आ सकती है और आपको पूरी तरह बर्बाद भी कर सकती है। उस म्यूज़ियम के इतनी सारी शापित चीज़ों के बीच में ना एक क्यूट सी डॉल भी थी जो रैगेडी एंड डॉल थी और उसका प्यार से नाम रखा गया था एनाबेल। वो डॉल एक ग्लास के बॉक्स में बंद थी और उसके बाहर कुछ वार्निंग साइंस भी लिखे हुए थे और उसके बाहर एक क्रॉस भी बना हुआ था। वॉरेंस का कहना था कि जब तक एक क्रॉस उसके बाहर बना हुआ है, उस डॉल के अंदर जो भी शक्ति है या जो भी एंटिटी है उसका बाहर आना मुश्किल है। इस डॉल की पूरी कहानी आई बटन में आने वाले वीडियो में मैंने कवर किया है। अगर आप इस डॉल के बारे में पूरी हिस्ट्री जानना चाहते हो तो आप ये फुल वीडियो देख सकते हो, बट अभी के लिए हम रोड आइलैंड चलते हैं। जनवरी 1971 रॉजर और कैरोलिन पेरोन अपने 5 बेटियों के साथ एक घर में शिफ्ट होती है। घर की कीमत भी थोड़ी कम थी और घर की जो एरिया है वो भी काफ़ी बड़ी थी, बट घर लेते हुए एक राज था जो उस एजेंट ने उनको नहीं बताया था। अब इस घर में पहली रात आती है। उनके घर की घड़ी 3:07 पर बंद हो जाती है। रॉजर की फैमिली को ना अचानक से घर में काफ़ी आवाज़ें आने लगती है, जैसे कोई नॉक कर रहा हो या जैसे कोई दीवारों में से सर पटक रहा हो। जब वो उठकर देखते हैं तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। कई रातों तक ये सिलसिला चलता रहता है। कुछ दिन बीतते हैं, फिर अप्रैल जो उनकी सबसे छोटी बेटी होती है वो उसकी माँ के पास आकर कहती है कि माँ, मेरी एक दोस्त है। वो कहती है ये घर उसका है। कैरोलिन तो पहले इस बात को नज़रअंदाज कर देती है, उसको लगता है कि ये शायद कोई इमेजिनरी फ्रेंड होगा। लेकिन एक सुबह जब अप्रैल नींद से उठकर उसकी माँ के पास आती है तो उसकी माँ देखती है जो अप्रैल के पैर है ना वो पूरी तरह से नीले पड़ चुके हैं और किसी के हाथ के निशान उसके पैरों पे हैं। वो ये देख के पहले तो डर जाती है, फिर उसका इलाज वगैरह करती है, पर कई दिनों तक ना उस घर में एक अजीब सी बदबू चलती रहती है, जैसे किसी चूहे या किसी इंसेक्ट की मौत हो गई हो और वो कहीं पर पड़कर सड़ रहा है। कैरोलिन काफ़ी टाइम तक इन सारी चीज़ों को इग्नोर करती है, लेकिन एक दिन सुबह जब वो नींद से उठती है तो वो पाती है उसकी बॉडी पे ना काफ़ी नीले दाग धब्बे आ गए हैं, जैसे किसी चोट के हो। लेकिन उसे अच्छी तरह से याद होता है उसे किसी भी तरह की चोट लगना या कहीं भी वो गिरी वगैरह नहीं है जिससे ये ज़ख्म आए हैं। लेकिन ये ज़ख्म उसके बॉडी पर रातों रात और भी बढ़ते रहते हैं। अब ये सारे इंसिडेंट्स की वजह से वो एडन वॉरेन को अपने घर पर बुलाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो वॉरेंस जब उनके घर पर पहुंचते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि उस घर में ना एक कमरा है जिसे सेलर रूम भी कहा जाता है।
उस रूम का दरवाज़ा हमेशा से बंद है। रॉजर कहता है हम जब से आए हैं तब से हमने वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश नहीं की, वो तब से बंद ही है। फिर जब लॉरेन पूरे घर की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसी कमरे के पास ना उसके कदम रुक जाते हैं। एंड ने बाद में इस इन्वेस्टिगेशन में ये भी कहा था, लॉरेन जब उस कमरे के बाहर रुकी थी ना, उसका चेहरा एकदम पेल पड़ गया था। उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो किसी चीज़ को या किसी आवाज़ को ना गौर से सुनने की कोशिश कर रही थी। फिर बाद में लॉरेन बताती है कि इस घर में एक नहीं है, कई है, और इसमें से एक जो है वो काफ़ी पुराना है। फिर एडन वॉरेन के इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि 1800s में इस ज़मीन की एक मालकिन हुआ करती थी। कुछ लोगों का मानना था वो यहाँ पर सैटनिज़म भी प्रैक्टिस करती थी। कुछ लोगों का मानना था उसके बच्चों की मौत के बाद वो कुछ और ही बन गई थी, और वो लोग कहते थे कि वो इस जगह को छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहती थी, और उसके मन के हिसाब से वो कभी कहीं भी नहीं। अगले कुछ महीने पेरोन की फैमिली के साथ जो भी हुआ वो काफ़ी डरावना था। वो एक औरत की चीख से शुरू होता है। कभी दरवाजे खुलते थे, बंद होते थे, कभी एक अजीब सी बदबू आने लगती थी, कभी ऐसा लगता था कि दरवाजे पे किसी ने नॉक किया है, लेकिन जब दरवाज़ा खोलो तो बाहर कोई नहीं होता था। पेरोन की फैमिली पूरी तरह खौफ में आ चुकी थी। फिर एक दिन पेरोन को फील होता है कि उसका कमरा है ना काफ़ी ठंडा पड़ चुका है। जब वो नींद से उठती है और खड़ी होती है देखने के लिए एग्जैक्टली हुआ क्या है, तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, और एक अजीब सी बदबू उसे बहुत तेज़ से आने लगती है। वो पीछे मुड़ने का बहुत सोचती है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करती है कि उसको पता होता है अगर वो पीछे मुड़ेगी ना तो जो वो देखेगी उसे देख के वो पक्का बेहोश होने वाली है। तो वो पीछे मुड़ती नहीं है और चुपचाप सो जाती है। ऐसे कई इंसिडेंट्स उनके साथ होते रहते हैं, और फिर आखिरकार 1980s में पेरोन फैमिली वो घर हमेशा के लिए छोड़ देती है। लॉरेन ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा भी था कि उनकी ज़िंदगी का ये वाला केस सबसे ज़्यादा खौफनाक केस था। इस केस में उस घर से वो कुछ लेकर भी आई थी अपने म्यूज़ियम में रखने के लिए, लेकिन वो चीज़ क्या थी वो किसी को नहीं बताया। पेरोन फैमिली के उस घर से जाने के बाद उनकी सबसे बड़ी बेटी जो है एंड्रिया पेरोन, वो उस घर को विज़िट करने जाती है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है ना वो वापस भाग जाती है। वो कहती है कि जो एंटिटी मैं यहाँ पे छोड़ के गई थी वो एंटिटी आज भी यही है, और वो आज भी उतनी ही एक्टिव और उतनी ही डरावनी है, और वापस वो उस जगह पर कभी भी नहीं गई। अब आता है 1977 इंग्लैंड। एक सिंगल मदर पेगी हॉडसन अपने 4 बच्चों के साथ एक टेरेस फ्लैट में रहती थी। पैसा कम था, घर छोटा था, क्योंकि ज़िंदगी उनके लिए एज अ सिंगल मदर काफ़ी टफ रही थी। लेकिन आगे जाकर जो और मुश्किलें आने वाली थी उसका उनको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। एक रात जब पेगी सो रही थी तो उनके 2 बच्चे उनके पास आकर कहते हैं कि माँ, मेरे कमरे में जो फर्नीचर है ना वो अपने आप हिल रहा है, आप एक बार चल कर देखिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। पेगी को तो पहले लगा कि इन्होंने कोई बुरा सपना देखा है, लेकिन जब उनके साथ वो गई और वो रूम में जैसे ही एंटर करी ना, उस रूम का जो ड्रेसर था वो एकदम से एक कोने से दूसरे कोने में शिफ्ट हो गया, जैसे किसी ने उसको धक्का दिया हो। वो ये देखकर काफ़ी डर जाती है। जैसे ये इंसिडेंट हुआ ना, इस इंसिडेंट की इमीडिएटली बाद ना पेगी ने पुलिस को कॉल किया। ऑफिसर कैरोलिन हेव्स, एक ट्रेंड ऑफिसर, उन्होंने अपनी केस में लिखा कि मैंने खुद उस घर में एक चेयर को अपनी जगह इमीडिएटली चेंज करते हुए देखा है, और किसी ने भी उस चेयर को छुआ भी नहीं था। कुछ वक्त बीतने के बाद पेगी की बेटी जेनेट हडसन एक आवाज़ में बोलने लगती है, जो आवाज़ उसकी नहीं होती। वो कहती है, मैं यहाँ रहता हूँ, ये घर मेरा है, मैं यही मरा था। इन्वेस्टिगेटर्स ने कुछ रिकॉर्ड्स ढूंढे। उन्हें मिला कि यहाँ पर पहले बिली वाइकिंस नाम का एक शख्स रहता था, जिसने अपने घर में अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, और वो रोशनी खोने के बाद उसकी जान इसी घर में चली गई थी, एक कुर्सी पर बैठकर। और जिस कमरे में उसकी मौत हुई थी ना, वो जैनेट का ही कमरा था। इन्वेस्टिगेटर्स आए, मीडिया आया, सब बोल रहे थे कि ये बच्चे ड्रामा कर रहे हैं, ये कुछ भी सच नहीं है, ये सब ड्रामा है। ये सब प्रूव करने के लिए एक इन्वेस्टिगेटर ने जैनेट को एक कमरे में बंद कर दिया और कैमरा ऑन कर दिया। बाद में जब वो क्लिप्स इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसने क्लिप में देखा जैनेट जहाँ पर बैठी थी ना, उसके आजू बाजू की सारी कुर्सियाँ अपने आप हिल रही है, और जैनेट के आँखों में एक अलग ही एक्सप्रेशंस थे। वो जैनेट लग ही नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था किसी स्पिरिट ने उसके ऊपर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। 1977 में एडन लॉरेन इंग्लैंड वापस आए।
वो अपने ज़िंदगी का सबसे खौफनाक केस एमिटिविल सॉल्व करके आ रहे थे। इस केस ने उनको काफ़ी मशहूर भी कर दिया था, लेकिन वॉरेन को पूरी तरह से अंदर से तोड़ दिया था। एमिटिविल के ट्रॉमा की वजह से लॉरेन को इस केस में जाने के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन एड ने उनको इस केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए मनाया। उन्होंने कहा कि अगर हम नहीं जाएंगे तो कौन ही जाएगा। तो लॉरेन इस बात से मान भी गई और वो जब इन्वेस्टिगेट करने गए और लॉरेन ने जैनेट को जब पहली बार देखा, लॉरेन ने एड से कानों में कहा कि यहाँ पर ना कुछ बहुत ईविल है, वो इस बच्ची को अंदर से पूरी तरह तबाह कर रहा है, हमें कुछ भी करके इस लड़की को बचाना ही पड़ेगा। इस केस में ना लॉरेन खुद भी एक टारगेट थी। एक रात उसे अपने कमरे में एक लंबा साया दिखाई देता है। वो उसे पूरी तरह से गुस्से में देख रहा था। लॉरेन कहती है, मैं जानती थी कि वो मुझे मारने आया है और वो भी जानता है कि ये मैं जानती हूँ कि वो मुझे मारने आया है, लेकिन लॉरेन के एक्सपीरियंस की वजह से वो उस इंसिडेंट से बच जाती है। इनफील्ड केस आज भी इंग्लैंड का सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड पैरानॉर्मल केस है और थैंक्स टू एडन वॉरेन, जैनेट हॉडसन आज भी जिंदा है। वो कहती है वो उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना टाइम था। वो वहाँ से कैसे बची है वो खुद नहीं जानती, और उसके साथ जो भी हुआ वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक था और वो उसकी पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहेगा। – 1981 पहली बार अमेरिका की हिस्ट्री में एक क्रिमिनल ने अपने कोर्ट में कहा कि मुझे सज़ा मत दीजिए क्योंकि मुझे एक शैतान ने कंट्रोल किया था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंटेड रियल क्रिमिनल केस है और इस केस की शुरुआत होती है 11 साल के बच्चे से जिसका नाम होता है डेविड लैडजेल। 1980s में उसके घर में कुछ हुआ। पहले वो कह रहा था कि मुझे एक लंबा चौड़ा आदमी रोज़ रात को दिखता है, फिर उसके बॉडी पे ना कुछ मार्क्स आने लगे और फिर वो कुछ ऐसी आवाज़ों में बात करने लगा जो उसकी बिल्कुल भी नहीं थी। डॉक्टर्स को इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं मिला, साइंस ने अपने हाथ खड़े कर दिए। फिर लॉरेन एंड एड को बुलाया गया। उन्होंने जब डेविड से बात की तो लॉरेन ने कहा कि मैंने उस बच्चे में कुछ ऐसा देखा है ना जिसे मैं भूलना ही चाहूँगी। वो बच्चा वहीं पर था लेकिन उसके अंदर कुछ और ही था और वो काफ़ी डरावना था। आर्नी जॉनसन वो डेविड की बहन का बॉयफ्रेंड था। डेविड की इस हालत को देखकर ना आर्ने ने उस एंटिटी को चैलेंज किया कि अगर तुझ में दम है तो मेरी बॉडी में आकर दिखा, इस बच्चे को छोड़ दे, इसे परेशान मत कर। अब इन्वेस्टिगेटर्स का तो यही मानना है कि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी एंटिटी को खुली दावत नहीं देनी चाहिए। उस एग्जैक्ट मोमेंट पे तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन एरन धीरे धीरे पूरी तरह चेंज होने लगा। उसकी आवाज़ में बदलाव आने लगा, उसके बर्ताव में बदलाव आने लगा। वो काफ़ी अग्रेसिव हो गया था हर चीज़ को लेकर। और फिर 16 फरवरी 1981 को एरन ने अपने लैंडलॉर्ड को चाकू से मार दिया। एरन अरेस्ट हुआ, ट्रायल शुरू हुए और उसके लॉयर ने ना पूरी अमेरिकन क्रिमिनल हिस्ट्री में पहली बार एक डिफेंस प्लीडिंग रखी, डेमोनिक पोजेशन। जैसे सब जानते ही थे कि यह डिफेंस रिजेक्ट होने वाला है, यह डिफेंस रिजेक्ट हुआ, एरन को सज़ा मिली। लेकिन फिर से यही सवाल उठा कि क्या कानून उस गुनहगार को भी सज़ा देता है जो इस दुनिया में ज़िंदा ही नहीं है। लेकिन ये स्टोरी यहीं पर रुकने वाली नहीं थी। एडन लॉरेन ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू रखी और उनको आगे जाकर कुछ चीज़ें मिली। एक औरत थी जिसका नाम था इसला। उसने एक कर्स साइट बनाया, एक ऐसी जगह जहाँ पर वो एंटी क्रिश्चियन रिचुअल्स करती थी और अपनी शक्तियों का वो दूसरों पर गलत इस्तेमाल करती थी और वो अपनी जी जान लगाकर उसे रोकते भी है, लेकिन उसको रोकने के लिए उनको कोई कीमत भी चुकानी पड़ती है। और इस इंसिडेंट के बाद उनकी हेल्थ काफ़ी ख़राब होने लगती है और कुछ ही महीने बाद उनको हार्ट अटैक आता है और उनकी मौत हो जाती है। एड वॉरेन 2006 में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब लॉरेन अकेली रह गई थी। आप ही सोचिए, एक औरत जो पूरी ज़िंदगी इन डार्क एनर्जी से लड़ती रही, क्योंकि उसके साथ एक हाथ था जो कहता था कि मैं हमेशा यहाँ पर हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब वो हाथ उनसे छूट गया था। कई लोग वॉरेन से सवाल करते हैं कि वो फ्रॉड थे, वो सब पैसे कमाने के लिए ये सब ड्रामा करते थे। ऐसे सारे केसेस झूठे हैं उनके। लेकिन जिन भी लोगों ने वॉरेन के कुछ लास्ट केसेस के इंटरव्यूज़ देखे जो लॉरेन ने दिए हैं, उनकी आंखों में एक अजीब सा डर, एक अजीब सी सच्चाई दिखाई देती है जो कोई भी फ्रॉडस्टर या स्कैमर नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा। एनफील्ड की जेनेट कहती है कि लॉरेन ने उनकी जान बचाई। पेरॉन फैमिली कहती है कि एडर वॉरेन ने उन पर तब भरोसा किया
जब सब उन्हें पागल समझ रहे थे। ये 4 केसेस, ये 4 घर, इन सबका ट्रॉमा अलग था, लेकिन एक चीज़ थी जो कॉमन थी, और वो था डर, जो आपका पीछा शायद कभी नहीं छोड़ता। तो यही था आज के वीडियो के लिए। आई होप कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो। ऐसी और भी डॉक्यूमेंट्रीज़ और कहानियों के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए 0M चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। My name is Lorraine Warren. My husband Ed and myself were called by Janet Schmall to this home that we are now in just prior to the Christmas